यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए एक कमेटी के गठन के निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि यहाँ पर मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव की एक बैठक हुई है, जिसमें कि यहाँ पर तमाम जानकारी जो है वो साझा की गई। बता दें कि ये बैठक जो है वो वर्चुअल माध्यम से हुई है और दोनों अधिकारियों के बीच में ये बैठक हुई, जहाँ पर कि मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव के बीच में बैठक हुई और वर्चुअल मोड से ये अधिकारियों की बैठक जो है वो हुई है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई कि किस तरीके से भीड़ का संचालन किया जाएगा, किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। और वहीं पर गृह मंत्रालय ने इस यात्रा की प्रतिदिन की रिपोर्ट भी मांगी है। ये कहा गया है कि हर दिन जो यात्रा की रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय में देनी होगी। वहीं पर धामों, यात्रा मार्गों, स्थलों की रिपोर्ट भी मांगी गई। यात्रा प्रबंधन के लिए कमेटी के गठन के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर लगातार जो क्राउड मैनेजमेंट के काम है उसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पर यात्रा मार्ग पर क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से की जाएगी, इसके लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद लेने के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। और ये तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई है एक बैठक में, जो कि वर्चुअल माध्यम से हुई है। वहीं पर मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव के बीच में ये बैठक जो है वो हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, बताइएगा, जिस तरीके से एक बैठक हुई वर्चुअल मोड से, क्या कुछ शेष रहा इस बैठक में? शिपन, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा इस समय उत्तराखंड की जोरों पर चल रही है और लगभग 14 दिन चारधाम यात्रा को चलते हुए हो चुके हैं। लेकिन इस चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अत्यधिक भीड़ इस चारधाम यात्रा में आ रही है, यानी कि श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इस चारधाम यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जो भीड़ प्रबंधक समिति है वो बनाई गई थी और जिसके बाद उनसे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक विफलता उनको हाथ लग रही है, क्योंकि भीड़ अत्यधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतौड़ी भी कहीं ना कहीं सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बैठक गृह मंत्रालय के साथ मुख्य सचिव की हुई है और दोनों ही अधिकारियों के बीच चारधाम यात्रा में जो भीड़ बढ़ रही है उसको लेकर चर्चा की गई है। और इसमें साफ तौर पर देखने में आया है कि जो भीड़ उत्तराखंड के अंदर यानी कि चारधाम यात्रा में हो रही है उसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही कई निर्देश भी दिए गए हैं कि जो प्रतिदिन की रिपोर्ट है वो केंद्र ने मांगी है गृह मंत्रालय ने, और अब यानी कि चारधाम यात्रा पर सीधी सीधी नजर जो है गृह मंत्रालय की होगी। और इसके साथ ही यदि भीड़ बढ़ती है तो उसके बावजूद जो है आईटीबीपी और एनडीआरएफ की मदद लेने के निर्देश भी गृह मंत्रालय ने दिए हैं। तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है उसकी जो भीड़ है उसको नियंत्रण करने के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा और वो समिति कहीं ना कहीं इस पूरी भीड़ की जो रिपोर्ट होगी वो केंद्र गृह मंत्रालय को सौंपेगी। धनराज, बताइएगा, जिस तरीके से हमने 10 मई के बाद से जब ये यात्रा शुरू हुई तब से सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके की वीडियोस यहाँ पर वायरल हो रही है कि किस तरीके से भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ढीला दिखाई दे रहा है। जिसके बाद कि कल भी हमने अपडेट किया था कि किस तरीके से शासन और प्रशासन द्वारा यहाँ पर तमाम कुछ गाड़ियां भी वापस भेजी जा रही हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई या फिर उनकी रजिस्ट्रेशन किसी और डेट पर है। तो किस तरीके से ये पूरा सिस्टम अब वहाँ पे चलाया जा रहा है? बिल्कुल सिपल, देखिए, आप देखिए कि चारधाम यात्रा को मैनेजमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारी भी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर सभी से अपडेट भी ले रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं कि किस तरीके से चारधाम यात्रा चलनी चाहिए। और आप देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच जा रहे हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ ही उन यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के माध्यम से ही पूरी यात्रा कराई जाती है और यात्रा के दौरान जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोग वहां पर पहुंचते हैं उनको वापस ही भेजा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर सरकार पर ये खड़ा होता है, जो यात्री हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको वहां से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के माध्यम से ही वो चारधाम यात्रा करें तो ज्यादा अच्छा होगा, उनको लिए भी सुविधा होगी और प्रशासन के लिए भी सुविधा होगी। लेकिन यदि आपने कही मैनेजमेंट की बात, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर है और पूरे मैनेजमेंट को करने के लिए ये सिस्टम बनाए जाते हैं और नियम भी बनाए जाते हैं
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति चारधाम यात्रा के नियमों का पालन को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार जो वीडियो के मामले सामने आ रहे हैं, 50 मीटर के दायरे में वीडियो को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर मोबाइल लेकर जा रहे हैं। इसी तरीके से पुलिस अब उन पर कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में 34 लोगों पर कार्रवाई की गई है। यानी कि धनराज बताइएगा, जिस तरीके से अब जो गृह मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, वो इन सभी चीजों को जो है वो देखेगी, उनके द्वारा यहाँ पर संचालित किया जाएगा, उनको प्रतिदिन रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। किस तरीके से चेंजेस, बदलाव जो है वो पॉजिटिव तरीके से हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे चारधाम यात्रा के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए सिविल, आपको बता दूं कि जब भी कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं उससे व्यवस्था बनती है और जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। उसी को लेकर गृह मंत्रालय ने अब संज्ञान लिया है और गृह मंत्रालय ने अब पूरी रिपोर्ट यहाँ से मांगी है। मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वो पूरी रिपोर्ट उनको प्रतिदिन की दें। ठहराव की जगह की रिपोर्ट उनको पहुंचाई जाएगी कि किस तरीके से यात्री वहाँ पर ठहर रहे हैं और क्या व्यवस्था वहाँ पर की गई है। उन सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार अब सख्त होती हुई नजर आ रही है। केंद्र गृह मंत्रालय भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ लगातार चारधाम यात्रा पर आ रही है तो कहीं ना कहीं उस भीड़ में कुछ रुकाव जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज गर्ग अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर किस तरीके से गृह मंत्रालय द्वारा अब ये चारधाम यात्रा जो है वो संचालित की जाएगी और प्रतिदिन की रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय में सबमिट करवानी होगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम कहीं ना कहीं ढीला नजर आ रहा है। इस सबके मद्देनजर ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर चारधाम यात्रा में बढ़ती तीर्थ यात्रियों की संख्या से व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है और इसका पटरी पर लाने के लिए प्रशासन अब कसरत करने में जुट चुकी है। बता दें कि रजिस्ट्रेशन न होने के कारण चारधाम यात्रा करने पहुंचे तीर्थयात्रियों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों यात्री ऐसे हैं जिनका की रजिस्ट्रेशन न होने के कारण 10 दिनों से ऋषिकेश में बिना खाए पिए जमीन पर सोने को मजबूर है। यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने भी सफाई दी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अरे 116 आदमी लेके आए हैं, 14 तारीख को आ गए हैं, फिर 17 तारीख को जमा किए हैं, फिर आज तक ऐसे ही आजकल हो रहा है। बंद हो गया, सब लोग परेशान हैं बिना खाना खाए। हाँ, कैसे होगा हमारा ये? यहीं रुके रहेंगे, पैसा भी है नहीं। जो पैसा था वो भी गाड़ी वालों को जमा कर चुके हैं। हाँ, हरिकृष्ण शर्मा के नाम से जमा है 116 आदमी का ग्रुप। जितेंद्र शर्मा हमारा नाम है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? रजिस्ट्रेशन सब दस्तावेज 17 तारीख को ही जमा कर दिए थे। अच्छा, अभी तक नहीं मिला है। कहाँ कोई अधिकारी से बात ही नहीं करने दे रहे हैं और न उनके पास जाने देते हैं। यही रहने खाने की कैसी व्यवस्था हो रही है आपकी? अरे कुछ नहीं है, सब उल्टा सीधा चला रहे हैं, मांग जांच की इधर उधर। जजमान सब परेशान है, बूढ़े आदमी हैं। कोई बात करने नहीं आ रहा है, न किसी से बात करने देते हैं। महेश कुमार नाम है सर। मैं 135 यात्री को लेकर आया हूँ। उसमें से कम से कम 100 लेडीज है मेरे पास। कम से कम 60-70 साल की उम्र है उनकी। सब फंसी थे, कोई बीमार हो रही है, कोई क्या है। समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है सर। MP से आए, इंदौर से। सर इतनी समस्या आज तक नहीं है। ये 20 साल हो गए आते आते। बाकी इस बार में बहुत रूट के मामले में बहुत ऑनलाइन ज़्यादा चल रही है। इस दिक्कत में बहुत ज़्यादा समस्या है। कितने दिन हो गए आप लोगों को? आप मेरे को 12 तारीख से मैं अंदर आया हूँ। अच्छा, तो आज मेरे 23 तारीख, मतलब 10 दिन हो गए सर। कहाँ रहे कहाँ रहे आप? सर ये पार्किंग में रोड पे रह रहे हैं। खाना तो बाई चांस मिल रहा है, नहीं तो खाना बना के खा रहे हैं सर। प्रशासन खाने की व्यवस्था नहीं कर रहा है? प्रशासन खाने की व्यवस्था नहीं कर रही है सर। और कई तो हम आटा मोल ला के खा रहे हैं। कोई पूर्ति तो करना पड़ेगी सर। बजट तो 3 लाख से अंदर हो गए सर। हम अभी ये पोजीशन है, गले आ गए हम। छोटी बच्ची है बस लास्ट। कल ये 34,000 पहुंचा है और यमुनोत्री धाम में जहां पर 5,000-6,000 लोगों की पिछले वर्षों की, आप लोगों को मैं भी चार्ट भी दे दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। अब 14,000-15,000 से कम यात्री वहां भी नहीं जा रहे हैं। अभी एक पखवाड़ा भी यात्रा को पूरा नहीं हुआ है और लगभग 9.5-10 लाख के आसपास यात्रियों ने चारधाम की यात्रा कर ली है, जो पिछले वर्षों से जस्ट डबल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब संख्या बढ़ेगी तो उसके हिसाब से हमें व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी, लोगों को रोकना भी पड़ेगा, लोगों को गाइड भी करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी का बस एक मुख्य मैंडेट है, वो यही है कि यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए, जीवन अमूल्य है, उसकी कॉस्ट पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और दूसरा ये भी है कि हमारा सौभाग्य भी है कि चारधाम में हमारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनका तहे दिल से हम स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन हमें लोगों की सुरक्षा,
लोगों की आनी हुई संख्या के बीच में एक संतुलन बना के चलना है और प्रयास ये करना है कि जो लोग भी आ रहे हैं। चारधाम यात्रा को शुरू हुए यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं। वहीं पर यात्रा को सुचारू रूप से चलाने का पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार का कहना है कि इस समय यात्रियों की भारी भीड़ है और प्रशासन द्वारा यात्रियों के लिए खाने पीने से लेकर चिकित्सा तक तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए टूरिस्ट पुलिस और वहीं पर ट्रैफिक पुलिस दिन रात कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शुरू में 2-3 दिन में यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब सरल और सुगमता से लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसा आपको पता है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम यात्रियों का भी काफ़ी प्रेशर है। तो लेकिन हमारे द्वारा जो है समस्त जो भी यात्री हैं तो उनको जो भी दर्शन के लिए जो है चारों धामों के लिए उनको फैसिलिटेट करवाया जा रहा है और जो भी व्यवस्था होती है उनके रहने की हो गई या खाने पीने की हो गई या चिकित्सा व्यवस्था हो गई है और हमारी टूरिस्ट पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, उनको भी उनके जो है ताकि उनके लिए यात्रा सुगम रहे, व्यवस्थित रहे, उनको भी लगाया गया है। तो अभी जैसा आप कल देख रहे होंगे कि अब वो व्यवस्था शुरू में 2-3 दिन क्योंकि भीड़ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा आ गई थी तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी जरूर, लेकिन अभी जो है सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल सही व्यवस्थित हो गई है और अब सुगमता से सभी लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। हाँ, पुलिस जो है अभी जो अपना डेली का अपना रूटीन का काम है उसके अलावा जो हमारी चारधाम जो है तो उसमें यात्रियों की सुगमता के लिए ताकि उनकी यात्रा सुगम रहे तो उस काम को भी हम लोगों ने किया है। अच्छी मात्रा में हमारी ड्यूटी चाहे ऋषिकेश हो, चाहे विकासनगर हो, चाहे मसूरी हो, वहाँ पे लगाई जाती हैं और साथ ही साथ जो हमारे अन्य हमारा जो डेली का रूटीन काम हो, वो क्राइम कंट्रोल हो, क्राइम प्रिवेंशन हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, वो भी हमारे द्वारा जो है पूर्ण अनुयोग। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा 50% फोर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अन्य फोर्सेस की ट्रेनिंग जून के महीने तक पूरी हो जाएगी। इसे लेकर शासन को समय समय पर प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है और इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस अपनी तकनीक पर भी यहाँ पर काम कर रही है और तकनीक बढ़ा रही है ताकि नए कानूनों के तहत तत्परता से कार्य किया जा सके। आपको बता दें कि नए आपराधिक कानूनों में काफी बदलाव किए गए। भारतीय न्याय संहिता में 190 छोटे बड़े जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 360 छोटे और बड़े बदलाव किए गए। नए कानूनों को समस्त पुलिस अधिकारियों और जवानों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण का रोड मैप तैयार भी कर लिया गया है। जैसा कि आप अवगत होंगे, जो नए कानून आए हैं आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह, उन नए कानून का जो प्रशिक्षण है वो हम लोगों ने सुचारू रूप से कराने का पहले फैसला लिया था और उसको किया जा रहा है। करीब हमारे 50% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है उनका प्रशिक्षण करा दिया गया है और जो रिमेनिंग है उनको हम जून के महीने तक करा लेंगे, क्योंकि ये जो कानून है वो 1 जुलाई से इसको लागू किया जाना है। और प्रशिक्षण के साथ साथ आप जानते होंगे जो तब्दीली हुई है उसके तहत बहुत सारे हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी कलेक्ट करने का कार्य अब करना पड़ेगा, जिसके तहत हमें बहुत सारे डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर में अपडेशन, नए सॉफ्टवेयर को इनकॉर्पोरेट करना अपने सिस्टम में, ये सब उसमें कार्य अभी रहते हैं। तो इन दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह इसमें जो भी इसके अलावा जैसे बहुत सारे कानून में जो स्पेशल लोकल लॉज हैं उसमें भी मतलब चेंजेस होंगे आईपीसी और सीआरपीसी में चेंजेस होने की वजह से। तो ये सब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उस एस्पेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, जहाँ पे भी शासन को प्रस्ताव भेजा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने आज प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया है। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है, जबकि 26 मई के बाद अधिकांश क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पर उन्होंने बताया कि चारधाम में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना है। जहाँ तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है,
अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रपुर या बागेश्वर की बात करें तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छूट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें तो आगे भी दिख रही कि जो है 25-26 तक भी दिख रही है, और जो बढ़ोतरी है 26 के बाद उसमें होनी चाहिए। जो रेनफॉल एक्टिविटी अगर बात करें तो 26 के बाद जो करीब तभी जो है अनेक जगहों तक अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो बाकी हिल्स में देखें तो वहाँ पर भी कुछ जगहों तक में वो हो जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश में चल रही 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग पुरजोर कोशिशें कर रहा है। जहां एक और परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जारी कर रहा है, वहीं पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। बता दें कि यात्रा मार्ग में परिवहन की चौकियों पर भी इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने अब तक 1416 चालान काटे हैं। वहीं पर इनमें 744 वाहन उत्तराखंड के हैं, वहीं पर 642 जो अन्य राज्य हैं उनसे आए वाहन यहां पर शामिल हैं। इसके अलावा कई वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है। 4 धाम यात्रा को लेकर के हमारा जो परिवहन विभाग उत्तराखंड है वो काफ़ी एक्टिव है, और हर ढंग के जो भी हमारा एफर्ट हो सकता है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें क्या है, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड बनाने की बात है और उसको रेगुलेट करने की बात है। साथ ही साथ अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है, ठीक है, जो ट्रैफिक के नियम है और मोटर व्हीकल के एक्ट के नियम है, उसको तोड़ता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड हमारे हैं, इंटरसेप्टर जो दल है, इन लोगों ने मिल करके 1416 चालान कल शाम तक किए हैं। इसमें आप देखेंगे 744 जो चालान हुए हैं वो। चमोली आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान यहां पर चमोली आपदा सचिव ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और इसके सुधारीकरण को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान अलकनंदा तट पर सुरक्षा दीवार के साथ साथ जोशीमठ के संवेदनशील घरों को अनियंत्रित शिफ्ट करने जाने को लेकर यहां पर चर्चा की गई। आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि भूगर्भीय सर्वे के बाद जो स्थान डेंजर जोन में आए हैं वहां पर जो घर हैं उन घरों को शिफ्ट करवाए जाने को लेकर 4 जून के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के अन्य जगहों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। पीडब्ल्यूडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सोल्यूशन के लिए, उसके संबंध में वार्ता की गई क्या किस स्टेज पे है। और दूसरा इरिगेशन का जो टो इरोजन का जो प्रपोजल बनाया गया है उसके संबंध में निर्णय के लिए निरीक्षण किया गया। उसमें जो कुछ इशूज़ हैं उसको देखा गया, उसमें आवश्यक निर्देश दिए गए किन किन पोर्शन का हमें टो इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए हमें निर्माण करना है। तो इस संबंध में निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उसको जल्द ही उसका जो रिवाइज्ड प्रपोजल है वो आएगा, उसके बाद काम शुरू। सर, कुछ घरों को चिन्हित किया गया था, लगभग 1200 परिवारों को फिर से चिन्हित किया गया था, उनके बारे में सरकार या आप क्या निर्णय जा रहे हैं? मेरे ख्याल से 4 इलेक्शन के बाद उसके संबंध में कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें रखा जाएगा। सर, भूवैज्ञानिकों की टीम आपके निर्देश पर लगातार जोशीमठ का निरीक्षण कर रही है। जो कटिंग की स्थिति है, जो धंसाव की स्थिति है, रामनगर विकासखंड के ग्राम कंदला में उस समय हड़कंप मच गया जब हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद गांव दहशत में है। बता दें कि यहां पर इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर घटना की जांच शुरू की। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पाला सिंह निवासी कंदला के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि पाला सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा था और इस दौरान कंदला पीर पत्ता के जंगल में अचानक एक हाथी ने पाला सिंह पर हमला बोल दिया और उसे अपनी सूंड में फंसाकर कई बार जमीन पर पटकने के बाद उसे कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े पाला सिंह को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां की चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई का लड़का, इनका भाई ड्राइवरी करता है, पाला सिंह,
पाला सिंह। इनका भाई ड्राइवरी करता है, तो रोज़ ही जैसे रोज़ ही खाना देने जाता था भाई को, तो खाना लेकर जा रहा था पीर पत्थर से सीधा मेन रोड पे, जिस पे ट्रैक्टर ट्रॉली आम चलती हैं उस पर जा रहा था। तो आगे हाथी खड़ा था, तो हाथी ने रास्ते पर पकड़ लिया और हाथी ने हमला करके मार दिया। हाँ, जान से मार दिया, कोई नहीं पहुंचा वहाँ। बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल के पिता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने विकास नगर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों की मन्नत थी कि 3 देवताओं की डोली हमारे घर आएगी, जो कि जौनसार बाबर के सिमोक के 3 देवताओं की डोली मेरे और मेरे पुत्र जुबीन नौटियाल के द्वारा ले जाई जा रही है, जो कि 25 तारीख को हमारे गांव क्यारी पहुंचेगी, जिसमें कि मेरे पुत्र बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल मौजूद रहेंगे। वहीं पर उन्होंने बताया कि जुबीन नौटियाल अभी इंग्लैंड में हैं और 24 तारीख को बेराट खाई में इस देवताओं की डोली यात्रा में वो शामिल होंगे। की एक मानता थी, हम लोगों ने मान रखा था कई वर्ष से, मेरे पिताजी और मेरे भाई लोगों के द्वारा, हमारे सबके द्वारा, कि हम चूड़ेश्वर महाराज, विजट महाराज और सिलवुड महाराज की तीनों जो देव पालिकाएं हैं, उनको अपने घर क्यारी में लाएंगे। हरिद्वार से आदि कैलाश दर्शन के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन कुटी ज्योतिर्लिंग सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं और इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स पहुंचाया। वहीं पर घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।